तो आपको बस क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक कितना चार्ज फ्लो करके गया होगा। तो आप देख सकते हो 0 से लेके 5 तक कितना एरिया अंडर द कर्व है। तो इंटीग्रेशन आई डी टी है, यानी टाइम एक्सिस के साथ एरिया बाउंड हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपली आंसर हो जाएगा। तो चार्ज जो फ्लो करके गया होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 12.5 मिली कूलम आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है t इज इक्वल टू 5 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। तो आप देख सकते हो कि 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक ये वाला एरिया बाउंड किया गया है। तो ये स्क्वायर का एरिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, Q2 बोल सकता हूं मैं इसे। वो हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 मिली कूलम। ठीक है, फिर पूछा गया है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक। तो आपको 12 सेकेंड तक का एरिया कैलकुलेट करना है। ये पूरा एक ट्रेपेजियम का जो एरिया आ गया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो Q3 हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हो गया 12 प्लस 5 यानी 17 इंटू सेपरेशन उनके बीच का जो है 5। ठीक है, यानी कि 85/2 मिली कूलम। ठीक है, और चौथे पार्ट में पूछा गया है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 15 सेकेंड तक। तो यहीं पे आप थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। अभी तक जितना भी करंट था आप देखो तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, यानी उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 12 तक आप किसी भी इंस्टेंट में देखो तो करंट कैसा है, पॉजिटिव है। करंट का पॉजिटिव होने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है जिसे हमने पॉजिटिव मान लिया होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 12 से लेके 15 तक तो करंट जो है वो नेगेटिव है। करंट नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि चार्ज अब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया है नेट चार्ज कितना फ्लो किया है तो हमें इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल एरिया से। ठीक है ना, तो जो चार्ज फ्लो करके गया होगा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 15 तक, तो 12 तक तो हम निकाल ही चुके हैं। 12 तक चार्ज आ चुका है 85/2 मिली कूलम, और उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एरिया। ये एरिया कितना हो जाएगा ये मैं निकाल लेता हूं। तो ये एरिया हो गया हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है तो सिमिलर ट्राइंगल से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो अगर tan थीटा यहां से कंपेयर करो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5/2, ये इक्वल हो जाना चाहिए। y अगर उसे मान लेता हूं मैं by 3, यहां से हमें y मिल जाएगा 15/2, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है वो कितना है, -15/2। उसे हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमें मिल गया 45/4 इस यूनिट का एरिया। तो उसे मैं क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। 45/4 मिली कूलम। समझ आ रहा है? यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रहा है शायद ये हो गया 170 माइनस 45, तो 125/4 मिली कूलम। ठीक है, तो यही पार्ट थोड़ा सा अच्छा था। आपको क्या समझना है, क्योंकि करंट कैसा हो गया, नेगेटिव, यानी चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट। तो इतना चार्ज तो पहले मान लेते हैं राइट डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, तो इतना चार्ज तो राइट में फ्लो कर चुका था, फिर इतना चार्ज लेफ्ट में फ्लो कर गया है। तो इफेक्टिवली टोटल टाइम में कितना चार्ज राइट में फ्लो करके गया, वो हो जाएगा दिस माइनस दिस। ठीक है, फिर पूछा है 12 से लेके 15 में, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर हम कैसे दे देंगे। अब जो चार्ज फ्लो करके गया है वो है -45/4 मिली कूलम। माइनस साइन क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है ऑब्वियसली चार्ज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। और देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं।
ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एज सच क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो यहां पे बोला गया है चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज, चार्ज नहीं करंट होगा, ठीक है ना, करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज, यानी किसी क्रॉस सेक्शन को कट करके जाने वाला करंट आपको दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये करंट किसी क्रॉस सेक्शन को कट करके जा रहा है जो कि ऑल्टरनेटिंग है। आप देख सकते हो इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। आई नॉट अगर कोई कांस्टेंट भी है तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यूज पुट करोगे साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। ये चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे 12th के ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से। पर अभी तो बस ये मान लो कि आपको करंट का फंक्शन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वो वेरिएबल है, ठीक है ना। इसे ऑल्टरनेटिंग नेचर में बोला जाता है। तो आपको इस करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको इस करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे पहले हमने जब आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट जो की थी वो की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है ना। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करना है। आपको यूज क्या करना है, कैलकुलस का रिजल्ट क्या है कि किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा। मान लो आप एफ एक्स कोई फंक्शन है और एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, x1 से लेके x2 तक। इस तरह से आप एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे हमें करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि कितना एवरेज करंट फ्लो किया होगा इस क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है ना। तो वो हम किस तरह से निकाल देंगे, करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, टाइम का है। तो मैंने ये यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो, इस तरह की इक्वेशन हमने एसएचएम में भी देखी है, ठीक है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो x बराबर होता है a साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट भी कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, यानी कि करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो उसकी एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये जो कंप्लीट है इसे एक साइकिल बोला जाएगा। इतने को ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया और वापस मीन पे आया। इसी को तो हम एक साइकिल बोलते थे, एक ऑसिलेशन बोलते थे। तो ये टाइम अगर 0 है तो एक साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम क्या होता है, हमें पता है 2 पाई बाय ओमेगा। समझ आ रही है बात। जैसे कि एसएचएम के अंदर एक टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई बाय ओमेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एक टाइम पीरियड में, यानी मुझे 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा में इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्राई करो जरा क्या आंसर आता है। इंटीग्रेशन है सिंपल सा। तो नीचे तो dt का इंटीग्रेशन तो t आ गया, लिमिट पुट कर देंगे तो नीचे तो आ चुका है 2 पाई बाय ओमेगा, ऊपर से आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आई नॉट 2 पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा हमें, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो यहां मिल गया आपको माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा और लिमिट 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। पुट कर देते हैं वैल्यूज, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाय 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 0, ठीक है ना। कितना मिल गया ये हमें, ये मिल गया कॉस ऑफ 2 पाई आई नॉट बाय 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई यानी कि कॉस 0 ही हो गया तो 1 प्लस कॉस 0 आप जानते हो कितना होता है 1। क्या आई भाई वैल्यू 0। समझ आई बात। तो एवरेज करंट क्या है 0 है। और आप जरा सोच के देखो एक साइकिल के अंदर जितना करंट पॉजिटिव था उतना ही करंट तो नेगेटिव भी है, तो एवरेज 0 आना भी चाहिए था। ये हमने बस निकाल लिया किससे, इस फॉर्मूले से। किसी को कोई डाउट है किस तरह से एवरेज वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, कोई डाउट किसी को। तो अगर करंट का फंक्शन दिया हो तो आपको सिंपली क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है और अपॉन टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आपके पास करंट है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई आरएमएस कितना होगा,
ठीक है। तो आरएमएस का मतलब हम जानते थे क्या होता था वो। पहले तो रूट मीन स्क्वायर उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हो आप, करंट का आप करोगे स्क्वायर, फिर आप उसका लोगे मीन, और उसका आप ले लोगे रूट। इसे बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर करंट। यानी सबसे पहले तो मैं आई स्क्वायर निकाल लेता हूं, जो कि हो गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अब मुझे इस फंक्शन की क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू आने के बाद उसका रूट लेके हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका आरएमएस करंट। निकालो जरा सभी लोग। इसकी एवरेज वैल्यू अब आपको एक साइकिल में निकालनी है, यानी कि फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इतने टाइम में कितना एवरेज करंट फ्लो करके गया होगा किसी क्रॉस सेक्शन से। आई नॉट स्क्वायर बाय, नीचे तो हमें पता है 2 पाई बाय ओमेगा ही आने वाला है, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस 2 थीटा में। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2, ठीक है ना, इंटू डी टी, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। और अब हमें इसे बस इंटीग्रेट करना है। ये हो गया आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 1/2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी/2 इंटू डी टी। ठीक है, इसे आपको बस इंटीग्रेट करना है। तो कैलकुलस का क्वेश्चन रह गया है, बस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 4 पाई, ये 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा लिमिट है, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। पुट करेंगे डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा -0 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, और इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। देखो क्या आता है, यहां से आएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 4 पाई इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस, आप 1/2 ओमेगा तो बाहर ही आ गया, अंदर देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0। ठीक है ना, तो ये टर्म तो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से 0 ही हो चुकी है। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया हमारे पास एवरेज करंट। तो इसे आप बोल सकते हो मीन स्क्वायर करंट, क्योंकि आपने करंट का स्क्वायर किया और फिर उसका मीन निकाला है। तो पता नहीं कैसे किसी ने 0 आंसर दिया था, जिसने किया भी है। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप मीन स्क्वायर करंट निकाल सकते हो। और एक बार हमारे पास मीन स्क्वायर करंट आ गया तो IRMS बताना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली ये क्या हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि जो मीन स्क्वायर करंट आया है उसको आपको रूट ले लेना है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय 2, यानी कि आई नॉट बाय रूट 2। ये सेम रिजल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि कैलकुलस तो सबको आते ही है, यहाँ पे कुछ यूज नहीं हुआ है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज हुई हो। सिंपल आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन निकालना था। कैलकुलस का क्या रिजल्ट हम यूज करते हैं कि किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी। समझ आया? क्या किसी कोई डाउट है आरएमएस करंट में? टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है करंट में, वो ये है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड द करंट इन द ऑर्बिट। ठीक है ना, तो यहां पे बस क्या पूछ लिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रीजन में अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम करंट एग्जिस्ट करता हुआ मानते हैं। तो यहां पे बस यही बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है, तो बताओ उस ऑर्बिट में करंट कितना है। ट्राई करो सभी लोग।
सबसे पहली चीज तो ऐसा सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो मान लेते हैं वो किसी ओमेगा से घूम रहा होगा, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी कुछ ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा 2π/ओमेगा। सर्कुलर मोशन में हम ये पढ़ चुके हैं, कोई अगर ओमेगा से घूम रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2π/ओमेगा टाइम लगता है। अब इस ऑर्बिट में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन में इमेजिन कर लूं, तो मुझे ये चीज समझ आ गई है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक बार क्रॉस करके गया है, तो उसे घूम के वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा, 2π/ओमेगा टाइम लगने वाला है। यानी कि 2π/ओमेगा इंटरवल में किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करके जाता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही तो क्रॉस करके जाता है उससे। एक 2π/ओमेगा, एक 2π/ओमेगा इंटरवल में किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप यहाँ पे चूज कर लो, उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कट करके जा रहा होगा। तो चार्ज फ्लो तो कितना हुआ है, E, और टाइम कितना लगा है, 2π/ओमेगा। सबसे पहली चीज करंट तो हमें क्या मिल गया, करंट आपको मिल गया, चार्ज जो फ्लो किया है E/2π/ओमेगा, ठीक है ना। अब आप एक चीज और जानते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, यानी कि ω/2π, और वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो एक फॉर्मूले की तरह भी हम याद कर लेंगे कि करंट कहीं भी पूछा गया हो, करंट इन ऑर्बिट अगर आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा चार्ज जो फ्लो कर रहा है इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। इसे एज अ फॉर्मूला भी याद किया जा सकता है, हालांकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, पर आप समझ रहे हो क्या, कि करंट इन ऑर्बिट क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैंने किया क्या है, बस चार्ज अपॉन टाइम टेकन किया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है करंट का। अब आपको बस निकालना क्या है, ओमेगा निकालना है किसी भी तरीके से। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n बराबर क्या हो गया आपका 3, यानी कि n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर का सेकंड पोस्टुलेट आपको याद होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम में घूम रहा होगा, तो सेकंड पोस्टुलेट अगर मैं लिखूं बोर का, तो यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, इंटीग्रल मल्टीपल रहने वाला है NH/2π का, सॉरी H/2π का। यानी कि मैं एंगुलर मोमेंटम कह सकता हूं किसी भी ऑर्बिट में होता है NH/2π। यहां पे हमें n पता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, n = 3 है क्योंकि, तो आप सिंपली कह सकते हो 3H/2π। ये है एंगुलर मोमेंटम। और रोटेशन से हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन का, अगर एक q चार्ज m मास की ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रही है इस ऑर्बिट के अंदर, तो एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन के लिए क्या होता था, प्योर रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता था I⍵, ठीक है ना। I⍵ फॉर्मूला मिलता है हमें प्योर रोटेशन के लिए, उसे मैं यहां पे रख दूंगा। तो ये इक्वल होना चाहिए I⍵ के। अब I क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो m मास का इलेक्ट्रॉन है, r दूरी पे घूम रहा है, तो I हो गया mr² और इंटू ओमेगा। यहां से आपको ओमेगा मिला 3H/2π mr²। ये ओमेगा में मिल चुका है, उसे उठा के मैं यहां पे रख दूंगा और आपको करंट मिल जाएगा। क्या मिल गया करंट, I की वैल्यू हो गई E/2π इंटू 3H/2π mr²। ये हो गया 3/4 EH/π² mr², यानी कि आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया है बहुत अच्छी बात है, इतना सोच लिया था। तो अभिरूप की बस छोटी सी मिस्टेक हुई है, शायद n = 2 यूज किया। परमानंद का सही आ गया, तो परमानंद यही किया था तुमने जो मैंने बताया, या और कुछ यूज किया तुमने। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, इतना सोच पाना मुश्किल था थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला जो आपको यहां से उठाना है वो ये है कि करंट इन ऑर्बिट जब भी आपसे पूछा जाए, तो सिंपली आप क्या कर लोगे, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, MVR = NH/2π, एकदम सही किया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि करंट इन ऑर्बिट हो जाता है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। इसी तरह का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आगे भी दिया है। ठीक है,
तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। बताओ क्या आएगा। बोला गया रिंग ऑफ रेडियस आर्क यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, करंट इन इट। ठीक है ना, तो करंट आपको बताना है बेसिकली उस रिंग में कितना फ्लो कर रहा होगा। उस रिंग के ऊपर चार्ज है और वो घूम रहा है, तो किसी भी रीजन में अगर चार्ज घूम रहा होता है तो हमें पता है करंट होता है। उन्होंने कहा अपनी ऑर्बिट के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है ओमेगा से। आर इसकी रेडियस है और लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ट्राई करो जल्दी से। आपको पता है करंट क्या हो जाएगा, सिंपली चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को चुन लो और देखो जब पूरी रिंग एक चक्कर काटेगी उसमें कितना चार्ज उसे कट करके चला गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जितना भी चार्ज पूरी रिंग पे है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन को कट करके जाएगा एक पूरे रेवोल्यूशन में। ठीक है ना, ऐसा देख सकते हैं, ये अगर रिंग है हमारी और ये मैंने क्रॉस सेक्शन चुन लिया, तो एक चक्कर जब ये पूरा काटेगी तो ये सारा का सारा चार्ज इसको क्रॉस कर चुका होगा एक बार। ठीक है ना, तो हम बस देख लेते हैं टोटल चार्ज कितना है। तो चार्ज कट करके जो गया है वो तो हो जाएगा लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, जो कि क्या होती है 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो सिंपली हो गया लैम्डा आर ओमेगा। तो ये हो गया क्या, करंट इन द रिंग। उन्हीं दो बच्चों का आंसर आया बस, बाकी लोगों की स्थिति तो खराब लग रही है। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक और है जो आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थे सिंपल क्वेश्चन। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये देखा है कि करंट किसे बोला जाता है। करंट सिंपली हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज आपने देखी कि इंस्टेंटेनियस करंट हो जाता है क्यूटी कर्व का स्लोप, और एरिया अंडर आईटी कर्व हो जाता है चार्ज फ्लो। फिर हमने देख लिया कि कैसे अगर हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आप उसकी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और एक फाइनल फॉर्मूला हमने देख लिया कि करंट किसी भी ऑर्बिट में अगर चार्ज पार्टिकल के घूमने की वजह से कैलकुलेट करना है तो हो जाता है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली चीज है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली ये बताता है हमें कि किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने पर कितना करंट फ्लो करता होगा। ठीक है, देखते हैं है क्या ओम्स लॉ। इसमें काफी सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक, जो हमने पहले नहीं पढ़ी है या आपने केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ी हो सकती है। तो मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे एक कंडक्टिंग सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं ए है, और एल मान लेता हूं मैं इसकी लेंथ है। ठीक है ना, और इसके एंड्स को हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस तो वो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। यहां पोटेंशियल में अगर 0 मान लेता हूं तो यहां 0, और आप देख सकते हो यहां पे पोटेंशियल V और यहां पे पोटेंशियल V। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है तो उसके अक्रॉस क्या जनरेट हो गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। अब किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर अगर बात की जाए, रूम टेम्परेचर और बैटरी नहीं कनेक्ट की गई है, सिर्फ अगर मैं इस कंडक्टर को देखूं तो क्योंकि कंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कंडक्टर में भी ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स काफी हाई स्पीड पे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है इस वॉल्यूम के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें लगातार हाई स्पीड में घूम रहे होते हैं। ठीक है ना, इनकी स्पीड जो रूम टेम्परेचर पे नियरली आ जाती है, नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, जो कि काफी ज्यादा तेज है। समझ आ रहा है? लेकिन हम ये कह देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे हम मान लेंगे कितनी, 0।
क्योंकि ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इनका लगातार इतना ज्यादा कोलिजन हो रहा है और इतनी हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं कि इफेक्टिवली ये घूम फिर के अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो इनका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी को आप क्या अज्यूम कर लेते हो इलेक्ट्रॉन्स की क्या, जीरो। तो ये ओम्स लॉ जो हम डिराइव करेंगे, हम ये मान के करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो आप उन्हें रेस्ट पर भी कंसिडर कर सकते हो। तो हम यही मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सभी रेस्ट पर हैं, ठीक है ना, और वॉल्यूम के अंदर रखे हुए हैं। हालांकि ऐसा असलियत में हो नहीं रहा होगा, ठीक है भाई। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, अगर आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाई है तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा है और यहां का पोटेंशियल कम है। क्योंकि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितनी हो जाएगी भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेपरेशन पॉइंट्स के बीच में L है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमें मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक। ये हमारी पहली रिलेशन आ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देख सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। हम निकाल सकते हैं उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इंटू ई। तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ए की वैल्यू हो जाएगी ई बाय एम, जहां एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, एक्सेलरेट करने लगेंगे। और वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हो गया ई वी बाय एम एल। तो ये हमें मिल चुका है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू हो गए यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया है, और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। यानी कि कंडक्टर्स में क्या फ्लो करने लगा होगा, करंट फ्लो करने लगा होगा। तो ये रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से कंडक्टर में करंट क्यों आ जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म हमें डिफाइन करनी होती है जिसे बोला जाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लिख लेते हैं मीन फ्री पाथ। तो क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली कैसे थे, रेस्ट पर थे, और अब सभी के ऊपर ये एक्सेलरेशन आ चुका होगा, यानी सब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे होंगे। अगर सिर्फ ये सिचुएशन होती तो इनका कभी भी आपस में कोलिजन नहीं होता, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन हमेशा क्या रहता, मेंटेन्ड रहता, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि दरअसल असलियत में ये रेस्ट पर नहीं थे, ये रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो सभी के पास एक रैंडम वेलोसिटी तो रहेगी, लेकिन इस एक्सीलरेशन की वजह से सभी के पास एक कॉमन वेलोसिटी आ जाती है जो कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, जिसे हम आगे चल के नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये देखा जाता है कि ऑल्दो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन सेम है और सभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का लगातार क्या हो रहा होता है, कोलिजन हो रहा होता है। तो यहां पे हम मीन फ्री पाथ डिफाइन करते हैं लैम्डा, और इसे डिफाइन किया गया इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। यानी कि एक कोलिजन होने के बाद से दूसरा कोलिजन होने तक इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस चल सकेगा बिना कोलाइड किए, उसे आप बोलोगे उसका मीन फ्री पाथ। दूसरी चीज हम यहां पे डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये भी इसी चीज से रिलेटेड, रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन किया जाता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। तो इन दोनों को यूज करते हुए, एक्सेलरेशन यूज करते हुए मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं कि जो मीन फ्री पाथ होगा लैम्डा, वो सिंपली क्या होगा, हाफ ए टाउ स्क्वायर।
क्योंकि टाउ टाइम में ए एक्सेलरेशन की वजह से ही वो बिना कोलाइड किए कितना चला होगा, लैम्डा चला होगा। यहां से हमें लैम्डा मिल जाता है हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं EV बाय ML EV बाय ML इंटू टाउ स्क्वायर, ठीक है। और जिस वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे उसे यहां पे डिफाइन कर देते हैं और उसे नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब हो जाता है फिसलना, ठीक है ना, इसे हम VD से डिफाइन कर देंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना। तो क्योंकि सभी रैंडम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिसलना स्टार्ट कर देते हैं, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जिस स्पीड से वो सभी फिसलना स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उनकी एक्चुअल स्पीड तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, ठीक है ना, काफी कम होती है। हाँ, तो इसे डिफाइन कर दिया है। तो ये एक एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, तो इसे हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है ना। तो इसे डिफाइन किया गया है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन्स, जिसे हमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हम रिलेशन भी लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है, वेलोसिटी बजाय इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस जो कि वो चला है लैम्डा अपॉन टाइम टेकन जो कि है टाउ। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो EV टाउ स्क्वायर बाय 2ml टाउ, यानी कि EV टाउ बाय 2ml, ये हमें मिल जाती है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, EV टाउ बाय 2ml, जहां L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमें मिल गई क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फाइनली हम एक चीज देख सकते हैं, अगर आप इस कंडक्टर के अंदर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया, और हमें ये पता है कि इस कंडक्टर के लिए n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये ऑब्वियसली हर मटेरियल की क्या होती है, हर कंडक्टिंग मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पता है कि इस कंडक्टर के लिए n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मैंने ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया है, और हम ये देख चुके हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर स्पीड से धीरे धीरे फिसल रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकेंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इसे एंटर कर रहे हैं वो कितना आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स VD स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस क्रॉस सेक्शन पर होंगे वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएंगे, तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएंगे आगे VD, क्योंकि VD मीटर पर सेकेंड से अगर कोई चल रहा है तो ऑब्वियसली वो कितना आगे बढ़ जाएगा एक सेकेंड में, VD। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी ने इस क्रॉस सेक्शन को कट किया होगा गिवन 1 सेकेंड। इस गिवन 1 सेकेंड में यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए, तो इसका मतलब इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी इस क्रॉस सेक्शन को कट करके ही निकले। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने की क्रॉस सेक्शन को कट किया है, हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है VD, क्योंकि सभी लोग VD से चल रहे थे, तो ये हो जाता है NaVD। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कट करके जा रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड। तो हम यहां से ये भी बता सकते हैं कि कितना चार्ज कट करके जा रहा होगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड आप बता सकते हो। सिंपली क्या हो जाएगा, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, यानी कि टोटल चार्ज जो फ्लो करके जा रहा है वो कितना है NaVD इंटू E। और आप जानते हो कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में जितना चार्ज कट करके जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। तो यहां से हमें मिल जाता है करंट थ्रू कंडक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AVDN। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है A, जहां उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात।
तो ये हमें मिल गया है करंट का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे बस VD वगैरह की वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो देखो आपको क्या मिलेगा। अगर हम VD वगैरह की वैल्यू पुट कर दें तो यहां से हमें मिलेगा I, ये इक्वल हो जाएगा ANE इंटू VD जो हमें मिल चुका है EV टाउ बाय 2mL। समझ आ रहा है? मैंने सिर्फ क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। जरा सा आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको मिलेगा V इज इक्वल टू I इंटू 2mL बाय NE स्क्वायर A टाउ। समझ आ रही है बात? ये पूरी चीज आप देख सकते हो एक कंडक्टर के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, N कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E और M आपको पता है चार्ज और मास है इलेक्ट्रॉन्स के। यानी यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि V जो कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया था और I जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। V प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को नाम दिया गया था ओम्स लॉ। समझ आ रही है बात? और यहां जो इतनी बड़ी क्वांटिटी हमने लिखी है कांस्टेंट, इसे नाम दिया गया रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहीं पर एक टर्म और डिफाइन कर देते हैं जिसे बोला जाता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी इसे J वेक्टर से डिफाइन किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी हम डिफाइन कर देते हैं। तो I हमें मिल चुका है क्या है, A VD NE। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने डिफाइन किया है करंट डेंसिटी J वेक्टर से। तो J वेक्टर सिंपली हो जाता है आपका VD NE, यानी कि I बाय A, ठीक है। और J वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन अलोंग फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में आप करंट का फ्लो मान रहे हो उस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। इसका यूज क्या है वो हम मैग्नेटिज्म में देखेंगे मेनली। अभी तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। मैंने सिंपली फॉर्मूले में A को नीचे लेके आया, VD NE हो जाता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। समझ आ रही है बात? और कुछ चीजें, अब करंट को डिफाइन कैसे किया गया है, तो करंट को बोला गया था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमने बोला था करंट। यहां पे हमने देखा कि करंट पैदा तो हुआ है, पर वो किसके फ्लो होने की वजह से पैदा हुआ है, जैसे क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। तो अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन को माना क्या जाएगा, तो क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन किसे माना जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स का लेफ्ट में जाना इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज का राइट में जाना। तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट को फ्लो होते हुए माना गया है, ठीक है ना। ये हमारा अजम्पशन है, ये हम मान के चलते हैं क्योंकि हमने ये असाइन कर दिया है खुद से कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट को माना जाए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे इक्विवेलेंट माना जा सकता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज उल्टी डायरेक्शन में जाने के, इसलिए करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग करंट क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। और क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल जाती है, तो करंट भी इसलिए हाई से लो पोटेंशियल ही जा रहा होता है। समझ आई बात? अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि मैंने बोला कि आपने एक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट किया जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो पॉइंट आता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये बात पढ़ी है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है और उस फोर्स की वजह से ही क्या है, करंट है।
तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में गलत पड़ा था या फिर यहां पे कुछ हमने गलत कर लिया है? कोई बता सकता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम ये चीज बड़े अच्छे से लिख चुके हैं कि कंडक्टर में कभी भी क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, और यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है। बताओ जरा क्या रीजन ये है कि आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम में ही स्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग ये है कि अगर आपने एक कंडक्टर लिया है और आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए तो नेगेटिव चार्ज यहां आके इकट्ठा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहां आके इकट्ठा हो जाता है, और ये जो इंड्यूस चार्ज है, ये बाहर की फील्ड तो अंदर आती है, लेकिन ये इंड्यूस चार्ज एक खुद की फील्ड भी बना देता है, और ये इतनी स्ट्रांग होती है कंडक्टर के लिए हमेशा कि ये एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, आपने कंडक्टर के एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो बात सही है, इलेक्ट्रॉन्स यहां आके इकट्ठा हुए थे, लेकिन जैसे ही वो यहां पर पहुंचे, बैटरी ने क्या किया, उन्हें फ्लो करा के दूसरी साइड पहुंचाना शुरू कर दिया। अब इनके पास फ्लो होने का रास्ता है, यानी कि चार्ज इस तरह से एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। जब चार्ज इस तरह से एक्यूमुलेट ही नहीं हो सकता तो वो खुद की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं सकता। जब वो इंड्यूस नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट भी नहीं होगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या, अगर आपसे कोई बोले कि देयर कैन नेवर बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर ऐसा बोला गया है, जो कि हम वहां पे लिख चुके हैं, तो इसका मतलब है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज है वो जाके रेस्ट पे आना चाहिए। पर अगर फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है, अगर एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है, तो फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। समझ आ रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन केस फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि नेट फील्ड जीरो क्यों होती है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड की वजह से कैंसिल आउट होती है, और यहां पे क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा तो वो खुद की फील्ड नहीं बना पा रहा है। क्या क्लियर है पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा था? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, ठीक है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। आगे है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हमने क्या किया है, ओम्स लॉ, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना जरूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने ओम्स लॉ डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ आपको मिल चुका है, B इज इक्वल टू आई आर, जहां V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, I है करंट थ्रू द कंडक्टर, और R है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो हमें मिला था वो क्या मिल गया था, R, ये आपको मिला था, यहां पे देख सकते हो, R की वैल्यू हमें मिली है 2 ml बाय NE² टाउ A, ठीक है ना। ये आपको मिल चुका है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या, कि उसका नेचर कैसा है, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखा गया कि वो एक्सटर्नल डायमेंशन पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो आपने लोहे का रॉड बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। आप 1 मीटर की रॉड बनाओगे लोहे की, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। फिर आप 2 मीटर की रॉड बनाओगे, उसका फिर कुछ और रेजिस्टेंस होगा। तो हम हर बार उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, इन सब डेटा को पुट करके। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कैसी भी रॉड बनाई जाए, कितनी भी लेंथ की बनाओ और कैसे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बनाओ, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो फिक्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
और टाउ ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कौन सा है। हाँ, उसकी अलग अलग लेंथ से और अलग अलग एरिया से अलग अलग रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी इसे हमने नाम दिया रेजिस्टिविटी, और इसे डिफाइन किया गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि आप L और A को अगर यूनिटी ले लेते हो तो आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा उसे हमने नाम दिया रेजिस्टिविटी, और इसका सिंबल बनाया गया रो। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि R इज इक्वल टू रो L बाय A, जहां रो जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो इफेक्टिवली अगर बोला जाए कि रेजिस्टेंस हमें बताता क्या है, तो रेजिस्टेंस आप किसी भी कंडक्टर का आपको यह बताता है कि करंट किस ईज से फ्लो हो सकता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसका मतलब कि करंट को फ्लो होने में यानी चार्ज को फ्लो होने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। सिमिलरली किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर लो है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कोलिजन कम हो रहे होंगे, खाली जगह भीड़ भाड़ नहीं है, तो करंट जो है आसानी से फ्लो कर पा रहा होगा। तो कंडक्टर्स के लिए इसीलिए वी आई का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि V प्रोपोर्शनल है सिंपली किसके, I के, ये हम देख सकते हैं, और R जो कांस्टेंट है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डिफाइन हमने कर दिया रो L बाय A, जहां रो की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, 2m बाय n e स्क्वायर टाउ। समझ आ रहा है? इतना शायद सबको पहले से पता होगा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। हाँ सुमित, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होना जरूरी है ऑब्वियसली। सुपर कंडक्टर हो जाता है अगर, तो फिर हम कहते हैं रेजिस्टेंस लगभग 0 हो गया। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अगर कंडक्टर कहीं पे बोला गया है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा। ठीक है ना, अनलेस स्पेसिफाई कर दिया गया हो कि वो रेजिस्टेंस नहीं है या नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमें मिल चुका है। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेजिस्टेंस की यूनिट बताई गई कितनी, ओम। सिंबल ये हो जाता है रेजिस्टेंस की यूनिट का, और रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक और टर्म डिफाइन की गई जिसे बोला गया कंडक्टिविटी। सिग्मा से इसे डिफाइन कर देते हैं, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जैसे कि हमें पता है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा तो वो करंट को फ्लो करने में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। तो अच्छा कंडक्टर कौन कहलाएगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। और आप देख सकते हो कि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, तो जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, बस याद रखना है। एक टर्म डिफाइन कर दी गई, ये भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये हम देखेंगे अभी कौन किस पे डिपेंड करता है। तो अब बात आती है व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना थोड़ा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है कितना, रो L बाय A। रो जहां पे क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है वो क्या क्या हो गए, तो मैं कह सकता हूं इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल, आपको साफ दिख रहा है। रेजिस्टिविटी रो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, आपने क्या लेंथ ली है कंडक्टर की उस पर डिपेंड करता है। तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया जो होता है उसे हम बोल देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उस पर डिपेंड करता है। चौथी चीज और किस पे डिपेंड करता है ये, तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऐसा देखा गया है कि फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
क्या रीजन है इसका, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इसका रीजन क्या होगा, तो आपको क्योंकि रेजिस्टेंस मिल चुका है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, या मैं सिंपली बोलूं रेजिस्टिविटी हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी हमें कितनी मिली है, रो की वैल्यू मिली है 2m/ne² टाउ। ऐसा सोच के देखो कि एक वॉल्यूम है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है एनर्जी देना। अगर आपने एनर्जी दी है उस कंडक्टर्स को, तो वो एनर्जी किसे मिली होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को मिली होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो उनके मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो तेज तेज ऑसिलेट करने लगेंगे और उनकी मोशन की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन का टाइम इंटरवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। वो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ गया है, उनकी एनर्जी बढ़ गई है, तो उनका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो हम ये जानते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो रीजन हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और इफेक्टिवली आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ आ रहा है बात। तो ये हो गए 4 फैक्टर। क्या एक और कोई चीज है जिस पर डिपेंड करता हो करंट, कोई बता सकता है? कैसे डिपेंड करता है वो मैंने अभी नहीं बताया, मैं सिर्फ फैक्टर्स लिख रहा हूं जिन पे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता होगा। डेंसिटी वगैरह सभी कुछ नेचर ऑफ मटेरियल में आ गया। तो क्या आप मुझे इसका रेजिस्टेंस बता सकते हो? अगर मैं आपको एक क्यूबॉइड ड्रॉ करके बता दूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है और ये डायमेंशन सी है, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी इसकी रो है और आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब मंटू ह्यूमिडिटी कुछ भी, तुम कॉमेडी कर रहे हो भाई। बताओ, क्या आप इस कंडक्टर का, जो मैंने क्यूबॉइड बनाया है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, क्या आप उसका रेजिस्टेंस बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो आपको 5वां फैक्टर मिल गया। 5वां फैक्टर होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर में करंट किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट जनरली हमें याद नहीं रह पाता है। आप सोच के देखो कि इसका रेजिस्टेंस में क्या लिखूं। फॉर्मूला तो सबको पता है, रो एल बाय ए, पर ए बी सी में से लेंथ कौन सा है, आपको कैसे पता? जब आपको कोई बोलेगा कि मान लो करंट ऐसे आ रहा था और ऐसे कट करके यहां से निकल गया है, तभी तो आप कहोगे कि करंट के लिए लेंथ कौन सी हुई, बी। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो डायमेंशन होता है उसे हम लेंथ कहते हैं। तो अगर इसको 1 बोल दूं मैं इस करंट को, तो R1 की वैल्यू जो होगी वो होगी रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला एरिया होगा। तो ये आपको मिल गया कितना, AC। ये इसका रेजिस्टेंस है। कोई अगर बोले कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऊपर से आया और ऐसे कट करके नीचे निकल गया, इसे करंट नंबर 2 बोल दूं, तो करंट नंबर 2 के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप कहोगे रो लेंथ। तो वाई में जो लेंथ वो चलाए, कितनी चलाए, ए, बाय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने कट किया है वो ये वाला है, BC। समझ आ रही है बात। तो एक ही कंडक्टर के कई रेजिस्टेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये 5 फैक्टर आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। क्या क्या? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि डिसाइड करेगा बेसिकली लेंथ कौन सी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है। क्या क्लियर हो रही है बात? लेंथ हम किसे कंसीडर करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किसे कंसीडर करते हैं, जो उसके परपेंडिकुलर होता है। समझ पा रहे हो? आगे देख लेते हैं डिपेंड कैसे करता है रेजिस्टेंस। तो पहले वाले तो बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि रो एल बाय ए, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, सॉरी लेंथ। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ के। दूसरा डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला देख के हम साफ बता सकते हैं,
रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना छोटा उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तीसरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां में बोला गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से, क्योंकि अभी हमें जस्ट समझ आया है कि टेम्परेचर, आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस चीज पर फर्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो मैं कह सकता हूं फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एक चैप्टर आएगा जब कहानी अलग होगी, ठीक है ना, उसमें टेम्परेचर का एक और इफेक्ट होता है। पर यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। तो फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसकी डिपेंडेंस को बताने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। देखा देखा लगा होगा, तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। यहां पे अल्फा को बोल दिया जाता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ऑब्वियसली फिर से किसकी प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की अलग अलग होगी ये, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये तो है जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो। अल्फा अगर वेरिएबल हो जाए, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, बस फॉर्मूले में R यूज हो रहा है लेंथ की जगह, तो RT बराबर आप कह देते हो R0 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt। अगर अल्फा खुद किसका फंक्शन हो, टेम्परेचर का फंक्शन हो, ठीक है ना। dt यहां पे टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक, ठीक है ना, टाइम नहीं है, dt टेम्परेचर है। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ये यूज कर लेंगे, अल्फा वेरिएबल है तो हम ये यूज कर लेंगे। यही सेम रिलेशन आप यूज कर सकते हो किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए भी, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी रो टी बराबर हो जाता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। याद क्या रखना है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट रिजल्ट, वो ये होता है डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये इक्वल हो जाता है आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस पे, अल्फा पे, और चेंज इन टेम्परेचर पे। समझ आ रही बात? परसेंटेज चेंज कोई पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।